बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोगों की आज की सुबह बहुत ही ज़बरदस्त हुई होगी। अच्छी खासी ठंड आ गई है पूरे मुल्क भर में, तो जी हाँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो प्रिवेंशन का मतलब ये हुआ है कि आप ख्याल रख लें इससे पहले कि आप बीमार हो जाएं और फिर आपको ख्याल रखना पड़े। अपना ख्याल रखना हमेशा बेहतर होता है। आप सही रहेंगे तो दूसरों का भी रख सकते हैं। अच्छा, ज़िंदगी की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके हवाले से अगर हम बात करें तो हमें इतने बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, हमें नहीं पता होता है कि किस तरह होता है, क्या होता है, और कई दफ़ा हम एक्चुअली मार खा जाते हैं बिकॉज हमें पता नहीं होता। अब आप सोचें मैं आज किस हवाले से बात कर रही हूँ। आज वंस अगैन आई वुड से कि हमारा आज एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी सोचा होगा कि क्या हमारे मुल्क में भी ये फैसिलिटी मौजूद है, क्या ऐसा होता है। दुनिया भर में अगर हम चले जाएँ तो एक सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि वो लोग हु आर नॉट दैट वेल ऑफ, जो ज़्यादा पैसे जिनके पास नहीं होते या जो गरीब होते हैं, जिनके पास इतनी इस्तिताअत नहीं होती है, वो करते हैं, जाते हैं। अब गवर्नमेंट से उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया होता है तो गवर्नमेंट उनको बेसिकली सपोर्ट करती है। यहाँ पाकिस्तान में हमारे पास बेसिक्स नहीं होते हैं, खाने पीने उठने बैठने। लोग फाके करते हैं, फाके करते करते या तो अपने आप को मार देते हैं या अपने बच्चों को मार देते हैं। बहुत सैड सिचुएशन है, बहुत ही परेशान कर देने वाली सिचुएशन है। तो आज बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक बैतुल माल है। अब बैतुल माल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहाँ से आया? ऑफ कोर्स इस्लाम के अंदर तो है, हमें पता है, लेकिन यहाँ हम अपने सिस्टम में किस तरीके से इस बैतुल माल को हम लेकर चल रहे हैं। बैतुल माल के अंदर अगर मैं पैसे की बात करूं तो बैतुल माल के अंदर पैसा कहां से आ रहा है, उसकी फ़ंडिंग, लोगों की फ़ंडिंग कैसे होती है। अगर कोई कोई ऐसा है जो कि एलिजिबल है कि वो बैतुल माल से पैसे ले सकता है तो वो किसको अप्रोच करे, आखिर जाए कहाँ, कितने लोगों को पता है? आप लोगों को पता है कि क्या करना है, किस तरह करना है, किधर जाना है। आज हम आपको अपने शो में बताएंगे कि बैतुल माल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसके अंदर कहाँ से पैसे आ रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, इस पे उसे पैसे लेने या इसमें अपने आप को रजिस्टर कराने का प्रोसेस क्या है, आप किस किन चीज़ों से एलिजिबल होते हैं। वो तमाम सवाल के जवाब आज अपने शो में देंगे, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे। ऑफ कोर्स भूख भी लगी है, तो आज क्या बनने जा रहा है ये बताते चलूँ। आज हमारे पास थाई शेफ़ नहीं है और आज जो बन रहा है वो हमारी नानी बना रही हैं। तो नानी बना रही हैं, कल बहुत बड़ा दिन है, तो उस दिन के हवाले से नानी बना रही है नहीं वो भी जानेंगे। तो कहीं ना जाएगा, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जी हाँ, हम यहाँ काउंटर के पीछे आ गए। हमारी नानी आज हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बना रही है। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का नानी, शुक्र है। आज तो मुझे लग रहा है आपने बड़ी कुछ ज़बरदस्ती कोई रेसिपी बना रही हैं आज। हाँ, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और कल के दिन छुट्टी भी है, तो मैंने सोचा कि आज ऐसा नाश्ता मैं बनाकर दिखाऊँ जो कल सुबह उठ के सब बनाएं और एंजॉय करें। क्या छुट्टी का मज़ा दोबाला हो जाता है जब आपको सुबह सुबह मज़ेदार सा कुछ खाने को मिल जाए। तो क्या हो रहा है नानी, क्या बन रहा है? हाँ, मैं बना रही हूँ हलवा पूरी और आलू की तरकारी। सही है, ज़बरदस्त। हलवा पूरी और आलू की तरकारी, क्या बात है। तो शुरुआत किससे कर रहे हैं? बिल्कुल हलवे से स्टार्ट करेंगे, मीठे से स्टार्ट करेंगे, सही है। उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें नानी कहने वाली है बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करेंगे, नानी का हलवे से स्टार्ट करेंगे। तो वो बिस्मिल्लाह करें आप अल्लाह के नाम से। शुरू तो अल्लाह के नाम से होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। ठीक है जी, ये मैं रख लूँ? नहीं, इसकी मुझे ज़रूरत होगी। जल्दी करेंगे, मुझे लग रहा है आज काफ़ी कुछ बना रही है नानी। हाँ, काफ़ी कुछ बनाने का चक्कर का मतलब ये है कि आपको वक्त टाइम थोड़ा सा, हाँ नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी हो जाएगा। चाहूँगी कि आज चूँकि हम बैतुल माल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अगर आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं जो आप समझते हैं मैं यहाँ पे अपने गेस्ट से पूछ सकूँ तो मुझे ज़रूर मैसेज करें, या आप कॉल भी कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और ये नानी ने देखिए पैन के अंदर तेल डाल दिया, ठीक है, और हम पहले हलवा बना रहे हैं। नानी ये 2 सूजी दे दो मुझे, ये लें। अच्छा, ये जो पूरी का हलवा होता है ना, इसमें ऑयल भी ज़्यादा जाता है और चीनी भी ज़्यादा जाती है। बिल्कुल, यानी बहुत फैट नहीं, बिल्कुल फैट नहीं होता है। कोई बात, थोड़ा सा खाते हैं ना हलवा, तो कोई पूरा नहीं खाते हैं। ऑयल थोड़ा डाला हमने, साथ में ही सूजी डाल दी। ठीक है नानी।
नानी जी ये ऑयल कितना डाला आपने और सूजी देखो, कितना डाला? ये बराबर मिकदार में जाएगा। जितना बराबर आप मिकदार। ऑयल डालेंगे उतनी ही सूजी होगी। अगर आधा कप ऑयल है तो आधा कप हाँ। सूजी और आधा कप चीनी। और आधा कप हाँ, चीनी। जिस मिकदार में आपको बनाना है आप उस मिकदार में इसको बना सकते हैं। सही, ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, इसको हल्का सा भूनेंगे हम, ज़्यादा नहीं, इसको कलर नहीं देना हमें। अच्छा, हाँ, तो बस इसका कच्चापन ख़त्म करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं। बेसिकली अभी हम सूजी को फ्राई कर रहे हैं। हर किसी का वैसे अपना थोड़ा बहुत अंदाज होता है घरों में, हर किसी का नहीं अपना अपना होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल फैमिलीज में अलग अलग तरीका भी होता है। हाँ बिल्कुल। आपको कुछ दूं मैं? हाँ, मुझे पानी चाहिए होगा जग में इसमें जग डालने में के लिए। पानी चाहिए होगा और मैं आपको दे देती हूँ। ये लें आप पानी। थैंक यू। अच्छा, पहले हम इसमें चीनी डालेंगे। जी बिल्कुल, ठीक है, चीनी डाल दी। और यानी चीनी भी आधा ही कप जा रहा है? आधा ही कप, बराबर की यानी तीनों equal quantity चीजें का बराबर की oil, होंगी। सूजी और चीनी। होता ही है कि इसमें चीनी और घी ज्यादा होता है जी। लेकिन मैं बराबर का डाल रही हूँ। अच्छा, अगर आपके पास असली घी है तब असली घी भी हाँ, इस्तेमाल फिर कर तो आप सकते असली घी डाल सकते हैं। हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसमें डाल दें अंदाजे से पानी। जी ये आराम से पकेगा। ठीक है। अच्छा, मैं नोट कर रही हूँ कि नानी ने हरगिज ब्राउन नहीं होने दिया अभी तक। नहीं नहीं, बिल्कुल हल्का सा इसका कच्चापन खत्म करना है। थोड़ा सा इलायची पाउडर। ठीक है नानी। ठीक है, हमने डाल दिया इसके हिसाब से। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कलर अच्छा लगता है जी। तो ये हमारे पास है फूड कलर। ये अपनी मर्जी से जितना आप कलर आपको अच्छा लगता है मुझे हलवे के अंदर आप उतना मुझे तो बहुत कलर पसंद है नानी, ये सूजी का हलवा हो तो पीला हो तो अच्छा लगे, ये है ना। हमने थोड़ा सा डाल लिया इसके अंदर। कभी ना बहुत ज़्यादा हो जाता है ऑरेंजी किस्म का, वो नहीं पसंद, लेकिन रंग तो अच्छा लगता है वैसे। ये देखें, अब नानी ये पानी जब तक सूखेगा उसको तो हमें या इंतजार खुद ब करना खुद सूख जाएगा। नहीं, हम इंतजार क्यों करेंगे, हम दूसरी चीज़ पे आ जाएंगे। जी जी जी, ये तो ये बहुत ही पक रहा है आसान है आराम से, नानी। बिल्कुल आसान है, बहुत आसानी से बनने वाली चीज़ है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ, इसमें दूध नहीं डालता है? नहीं, इसमें दूध नहीं डालता है, बस सूजी इसमें के हलवे में दूध हाँ, नहीं डालता है? सूजी के हलवे में नहीं, वो दूसरे हलवे होते हैं जिनमें दूध डलता है, लेकिन इस हलवे में नहीं मैंने खुद डलता। सूजी के हलवे खाए, उसके अंदर वो जो वो वाले मीठे दूध के डब्बे होते हैं ना, उसका टेस्ट आता है। वो लिड देना इसका, मैं जी। ढक दूँ। ये थैंक यू सायरा। मैं नानी की असिस्टेंट बनी हूँ। बिल्कुल, सीखता है ना इंसान। जब टाइम कम होता है नहीं, और बिल्कुल। काम ज़्यादा करना हो तो असिस्टेंट रखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम आ गए इसके पर, अब हम बनाए आलू की तरकारी। आलू की तरकारी। ठीक है, तो ये नानी आलू की तरकारी भी बना रही है। वैसे आलू की तरकारी एक तो पूरी के बहुत साथ ही अच्छी आलू लगती है। भुजिया भी कहते हैं या आलू का हाँ। सालन जो भी, ठीक है, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल जाएगा। क्योंकि आलू बहुत ऑयल पीता है। ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। नानी ये आलू उबले हुए हैं? हाँ, उबाल के रखे हैं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, इसलिए हमने ये चीज़ें उबाल के रखी वेरी हैं, स्मार्ट। वरना गलाने का तो टाइम नहीं बस है। जीरा है, हाँ, हमारे जीरा है, ये पास, देखो साबुत धनिया कलौंजी है, धनिया है। ये देखे साबुत धनिया, आपने थोड़ा सा क्रश हाथ करके रख- डालते तो खुशबू अच्छी है। खुशबू अच्छी आती है। ठीक है, ये डाला। थोड़ा सा हमने लिया जीरा। नहीं, मैं तो राई भी डालती हूँ हाँ, राई भी डालते हैं, और मैं करी पत्ता भी डालती हूँ। वो तो जितना भी आप डालते जाओ ना उसके सब चीज़ों का मैंने टेस्ट आलू निकलता भुजिया चला बहुत जाता अच्छी बनाती हूँ। है। फिर किसी दिन खाएंगे आपके हाथ की। Done. ये डाल दी हमने कुटी मिर्चें इसके अंदर। सही। अच्छा, जो दूसरे तरीके से बनाते हैं उसमें कोई चीज़ ऐसे बघार नहीं करते क्योंकि इस वक्त हम आलू उबले हुए हैं तो इन चीज़ों को पकने का टाइम नहीं मिलेगा, सही, इसलिए हम बिल्कुल। चीज़ें बघार में डाल रहे हैं। बिल्कुल वरना हम थोड़ी सी हल्दी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे। नहीं, और हल्दी वैसे भी नानी आप हमेशा बताती हैं हल्दी हाँ। के बहुत से फवायद हैं। अच्छा, अभी आप कॉल है तो कॉल दे दें प्लीज। अच्छा, ये हो गया। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हेलो आलू। हेलो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फायदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ झंग से। कैसी हैं आप? जबरदस्त शुमाइला, आपकी बहुत सारी दुआएं। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शो देखी थी, बहुत मज़ा आ रहा था। मज़ा आ रहा था? हाँ जी। आई एम सो ग्लैड, थैंक यू। मुझे बताएं, शो से कुछ सीखने को मिलता है हमेशा? हाँ जी, बहुत कुछ। तो कोशिश हमारी यही होती है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि कुछ नया देखना चाहोगी तो क्या देखना चाहोगी? नया अभी तो सर्दियों के बारे में आप लोग जो शो वगैरह करें, जो आपने पिछले दिनों मेकअप वगैरह किया था, और नानी जो इतने अच्छे अच्छे टोटके बताती हैं, अभी फिलहाल तो सर्दियों के हिसाब से बहुत शो शुक्रिया। होना चाहिए। ठीक है। और मेरी बहन आपको कह रही है, उसका मैसेज मैं आपको दे देती हूँ। वो कह रही है कि ना साहिरा आपकी बहुत अच्छी लगती है, इन्हें कहें कि प्लीज़ आप ड्रामों में भी आया करें। ओए आई स्वीट, थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार है,
ड्रामे देखिए रूल आउट तो नहीं किया है, क्या पता कभी कर ले, इसलिए मैं ना नहीं कहती कभी भी। सही है, क्या पता। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, ये सारी चीजें हो गई। आलू भी डाल दिया, नानी ने सारे मसाले मसूले सब डाल दिए और नानी ने पानी भी डाल दिया, सब डाल दिया। एक्सीलेंट नानी। नानी अब क्या करना है? आप पूरी बनाएंगे? पूरी बनाए। नानी इसको ऐसे बोलना होता है, खुल जा सिम सिम। नानी ऐसे नहीं, मैं कर दूं? हो गया नानी, खुल जा। अब खुल जा सिम सिम, हो गया। इसने सुन ली तुम्हारी आवाज़। जब तक आपको मैजिक वर्ड्स बोलेंगी नहीं तो काम थोड़ी। अच्छा, ये रह गई कलौंजी आखिर में जी दिखाने के लिए। ये हम कलौंजी डालेंगे इसमें थोड़ी। बिल्कुल ठीक। आपके इन चीज़ों का काम हो गया नानी? बिल्कुल हो गया, खा लूं मैं? बिल्कुल, ये चीज़ें हो गई हमारी। ज़बरदस्त। ज़िंदगी में याद रखें, हर काम जब कर रहे हो तो जल्दी जल्दी साथ साथ उठाते जाएं ताकि सफाई भी होते रहें और सुघर पना नज़र आए। ये चीज़ें जब फैल जाती है ना फिर वो बहुत बुरा लगता है। नानी आप इमली का पानी कब डाल रही हैं? एंड में डालेंगे। एंड में। नानी मैं वैसे अपने आलू के भुजिए में ना नहीं डालती हूँ। अच्छा हाँ। नहीं, हल्की सी तुलसी आप राई डाल देती हो ना, उससे खटास आ जाती है। मैं राई नहीं डाल रही तो मैं उसका ऑल्टरनेट डाल रही हूँ। ठीक है, ये देखिए हमने सफाई भी कर दी। सफाई में ईमान है बिल्कुल, और साफ जब हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है सब कुछ। अच्छा जी, नानी ने आलू भुजिया भी बना दिया, नानी ने पूरी के लिए ऑयल भी गरम कर रही और हम बस ये होगा। हमारी सूजी पे एक नज़र देख लेंगे तो नानी मज़ा आ जाएगा और दिखा भी देंगे हम लोगों को। ये देखिए पानी कम होना शुरू हो गया है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसमें पकता जाएगा। अच्छा, हाथ भी हम थोड़ा सा ये देखिए बिल्कुल बाजार वाला बात है, जबरदस्त तैयार हो गया। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। अच्छा, अब जब तक नानी मिक्सिंग कर रही हैं वो मैं जल्दी से एक और भी कॉल ले लेती हूँ, यही मौका है, यही वक्त। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं सीमी बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। क्या कहेंगी? ये मैंने बैतुल माल के मुतालिक पता करना था जी, बोले। पहली दफा ये आपका प्रोग्राम देखा है हाँ। और इसके मुतालिक मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये क्या है, किस तरह है, कैसे है? क्या है, किस तरह है, कैसे है? डन, जी जी समझे, पूछ लिया हमने। अब आपको ये शो देखना होगा कि अभी हमारे पास गेस्ट आने वाले हैं और उनसे हम एग्जैक्टली ये तमाम सवाल पूछेंगे कि आखिर ये है क्या, किस तरह है और कैसे है। जी जी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे थोड़ी सी इसमें अवेयरनेस हो ताकि मैं इससे कुछ हासिल कर सकूँ या कुछ सीख सकूँ या मुझे पता चले कि ये क्या, ये सिलसिला सारा क्या है ना। डन, मैंने औरों से तो पूछा था ना कि ये बैतुल माल का है, लेकिन बात ये है ना कि बाज़ दफा इतने वो इंसान को पर्सनली तौर पर होता है कि वो कुछ सेट करना चाहता है कि किसी को पता भी ना हो और हमारा मसला भी हल होता चला जाए। बिल्कुल, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और अपना काम भी हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया और हमारी कोशिश यही है कि वो तमाम लोग जिनको हेल्प की ज़रूरत हो लेकिन वो उनको नहीं पता कि कहाँ जाएं, क्या करें, वो किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। बैतुल माल का बेसिक में जो इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट रहा है हमेशा, आप जानते हैं, वो होता है कि लोगों का पैसा होता है। अब वो कौन से लोग हैं, मैंने जो बचपन से कहानियाँ सुनती आई हूँ बैतुल माल के हवाले से, वो तो ये है कि ये लोगों की मदद के लिए होता है, ये लोगों के लिए होता है। इसकी बहुत ज़्यादा अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, तो बहुत सारी बातें करेंगे। पाकिस्तान में ये चीज़ किस तरीके से चल रही है ज़रूर जानेंगे, कहीं मत जाएगा। नानी यहाँ हलवा पूरी कर रही हैं, आप हलवा तैयार है, मेरा हलवा भी तैयार है, सालन भी तैयार है, पूरियां फ्राई करके दिखाएंगे। आप ब्रेक से वापस आए, मैं पूरियां फ्राई करके दिखाऊंगी। जबरदस्त। सो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। एक दफ़ा फिर बताते चलें कि अगर अभी आपने टीवी ऑन की कि आज हमारा जो है बहुत एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है आज के दिन का, और हम कर रहे हैं शो रिगार्डिंग बैतुल माल। बैतुल माल बेसिकली तो हमने बचपन में जो कहानियाँ सुने हैं खलीफाओं के ज़मानों के और वो जो इस्लामी रूल हुआ करता था उस ज़माने में, तो हम बैतुल माल, मैंने तो सारी कहानियाँ उसके हवाले से सुनी हैं,
पाकिस्तान में भी बैतुल माल है। अब अगर आप अंग्रेज़ों की तरफ देखें तो बैतुल माल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो ये होता है कि सिटीजन्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जिनके पास नौकरी नहीं, उनको घर पे बैठ के पैसे दिए जाते हैं। कनाडा जैसे मुल्कों के अंदर तो बहुत ज़्यादा, कनाडा, अमेरिका, तो वहाँ पर तो आपको कोई टेंशन नहीं होती ना, आपके पास रोज़ी रोटी का इंतज़ाम गवर्नमेंट ने करके दे दिया है आपके लिए। कुछ ना करें, आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद भी सोशल सिक्योरिटी मिल रही होती है। यहाँ पे बैतुल माल जो है वो कितना इफेक्टिव है, इसमें किन लोगों का पैसा होता है, इसको किस तरह जमा किया जाता है, किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके और मेरे जहन में होंगे जो हम आज पूछना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले ऑफ कोर्स नानी की तरफ चलते हैं। नानी ने बहुत सारी अपनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली हैं, तो नानी कहाँ तक पहुँचे वैसे हम? सब रेडी हो गया, मैं आपका वेट कर रही हूँ कि एक पूरी आपके सामने बनाकर दिखा दूँ और फिर सर्व कर देते हैं। अच्छा, मैंने नानी से वैसे ब्रेक के दौरान पूछा कि नानी ये जो पूरी है उसको सॉफ्ट कैसे रखा जाता है, इसका टिप क्या है? तो नानी ने कहा जब गूंदें हैं आप इसके जो आटा है तो आप उसके अंदर बेसिकली घी डालें, उससे नरम नरम रहेगा ये और क्रिस्पी भी रहेगा। बेसिकली वो रबर की तरह वो जो होता है ना वो नहीं होगा। चले जी, ये पूरी भी तैयार हो गई, लास्ट पूरी भी तैयार है हमारी। अच्छा नानी, सूजी वैसे बच्चों के लिए भी बहुत बहुत अच्छा हेल्दी है। होती है, सबके लिए ही हेल्दी होती है। बच्चों के लिए तो जो पहली ग़िज़ा ठोस दी जाती है जी, वो सूजी की ही बनाकर दी बिल्कुल। जाती है, तो उससे बहुत उस बच्चों को फ़ायदा होता है। अच्छा जी, ये हलवा भी सर्व कर देती हूँ मैं। क्या अब ये बात देखिए है हलवे नानी, की ये शक्ल। तो आज फुल बस चनों का वो है। चनों में थोड़ा सा की टाइम कमी लग रह जाता गई। ना, इसलिए मैंने नहीं बनाए। जी, ब्यूटीफुल हलवा नानी, ठीक है जी। वेरी ब्यूटीफुल हलवा। ये नानी ने बाकी पैन में रखनी है छुपा के अपने पास, बाकी हम खाएंगे। नहीं नानी, थैंक यू, आज आपको सुबह सुबह हमने बड़ी मेहनत करवा दी है। नहीं, बस आप लोगों के लिए मेहनत करके मुझे भी अच्छा लगता है। क्या बात है नानी, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? व्यूअर्स को रबीउल अव्वल आ रहा है, बहुत जोश खरोश से मनाई है, और जितनी ज़्यादा इबादत हो सकती है, जितने ज़्यादा आप अपने हमसायों का ख्याल रख सकते हैं, सीरत नबी पे मतलब जो उनकी सुन्नतें हैं उन पे जितना अमल कर सकते हैं वो आपके लिए बेहतरीन है। वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच नानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नानी ने एक बात बहुत ज़बरदस्त की रिगार्डिंग हमसायों का ख्याल रखना, और जब इस तरह का हलवा पूरी का नाश्ता बनाए, इमेजिन सुबह सुबह आपने मंगाया भी नहीं और अगर आपके घर में इस तरह हलवा पूरी का नाश्ता आ जाए तो यकीन जाने आपके दिल से दुआएं निकले ना। तो अगर आपने इस तरह अपने घर में बनाए तो अपने हमसायों को ज़रूर भेजिए, इट विल बी रियली गुड, दुआएं भी देंगे और आपके साथ अच्छे ताल्लुकात भी बनेंगे। अच्छा खैर, अब जब चूँकि वक्त हो गया है अपने मेहमान से मिलवाने का तो आप लोगों को मिलवाएंगे। कौन है हमारे पास? बैतुल माल की बात कर रहे हैं तो हमने सोचा बैतुल माल ही के जो बेसिकली कस्टोडियन है उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैतुल माल बैरिस्टर आबिद वहीद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आबिद साहब? गुड, थैंक यू। बेसिक बहुत सारे सवाल हैं, शायद आप बोलेंगे क्या नादान सवाल पूछ रही हैं खातून, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारी आवाम को नहीं पता कि बैतुल माल भी होता है हमारे पास। वैसे बैतुल माल का होता क्या है, ज़रा समझाएंगे हमें आप? पाकिस्तान जो जितने आपके क्वेश्चंस हैं जो उनके जवाब देंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, बिल्कुल। अवेयरनेस हो और उन्हें पता चले कि एक ऐसा इदारा इस मुल्क में एग्जिस्ट करता है जो उनकी फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रहा है। बैतुल माल का जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया था कि जो कॉन्सेप्ट डिराइव होता है वो कैलिफ उमर के ज़माने से होता है जी। इसी सोच के पेश नज़र प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 1992 में प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ ने इसको बनाया था, जिसका मकसद ये था कि गरीब, नादार और मुस्तहिक लोगों को बिला तफरीक ज़ात व पात, रंग व नस्ल, मज़हब, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी फराम की जाए। बेसिकली सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के लिए। Citizens of Pakistan. It is not for some specific religion or it is for everyone. और ये 1992 में क्या? Yes, 1992 में अपने फर्स्ट टेन्योर में एज प्राइम मिनिस्टर। तब से लेकर आज तक पाकिस्तान बैतुल माल लोगों की खिदमत कर रहा है। सर गरीबों में तो बिल्कुल कमी नहीं आई अभी तक। देखें जी, मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ पर दूध की नहरें बह गई हैं तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो मसाइल नहरें थे वो सूख गई हैं। ठीक है, पाकिस्तान में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उसके मुनासबत से वसाइल की कमी है, लेकिन इंशाल्लाह प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर काम कर रही है। दीगर जो सोशल सेफ्टी नेट के इदारे हैं उनके साथ मिलकर और दीगर एक ऐसी पूरी प्लानिंग की जा रही है कि किस तरीके से लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जा सके और पावर्टी को एलिविएट किया जा सके। कोशिश करेंगे ना हम बिल्कुल नॉर्मल गुफ्तगू करें ना।
मैंने कौन सी बहुत प्रैक्टिकल और बहुत जो नजर आती है ना वैसी गुफ्तगू करेंगे। तो मुझे आप 2-3 मेरे नादान सवाल के जवाब दे दें। पहले तो मुझे बताएं कि बैतुल माल आपने कहा लोगों की फलाह और बहबूद के लिए टोटली अग्रीड। मुझे बताएं कि इसमें पैसा कहाँ से आता है? इसमें जी बजटरी एलोकेशन होती है, हर साल हमें बजट में पैसे मिलते हैं और जो अब पाकिस्तान बैतुल माल का फोकस है वो है रिहेबिलिटेशन की तरफ। पाकिस्तान बैतुल माल के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। कितने पैसे होते हैं इसके अंदर, कितनी एलोकेशन होती है, कोई बढ़ाया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या वही के वही है? जी पिछले 5-7 साल से तो एक ही बजट था। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस साल 100% इन्हांस किया है पाकिस्तान बैतुल माल का बजट। जैसा मैं पहले आपको बता रहा था कि बैतुल माल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हम ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं रिहेबिलिटेशन के ऊपर कि लोगों को पैसे देने की बजाय उनको रिहेबिलिटेट किया जाए ताकि वो एक कारामत शहरी बन सके। बिल्कुल, अब एम्पावर कर रहे हैं। अब इसमें हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आपको लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूँ कि वी हैव 160 वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स। ठीक है, 160? हाँ जी, 160। ट्रेडिशनली उसको वो दस्तकारी सेंटर कहते हैं, वोकेशनल सेंटर कहते हैं। अब जब मैंने टेक ओवर किया तो 2 सेंटर्स वर इन शैम्बल्स, उनकी बुरी हालत थी, उसमें फैसिलिटीज़ नहीं मौजूद। फैसिलिटीज़ के अलावा जब मैंने पहला एक सरप्राइज विजिट किया तो इट वाज जनवरी 2014, तो वो ये ख़वातीन बच्चियाँ जो है हमारी बच्चियों की तरह बच्चियाँ हैं, वो ज़मीन पर बैठी हुई थी और वो ट्रेडिशनल सा वो जो नहीं होता वो गोल सा क्या कहते हैं उसको, वो जिसके अंदर कढ़ाई सी करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ मुझे फ्रेम, एग्जैक्टली फ्रेम, हाँ या फ्रेम, उस फ्रेम में वो कढ़ाई कर रही थी, ज़मीन पर बैठी थी, सर्दियों के दिन थे। तो आई वाज अमेज्ड कि ये हो क्या रहा है। ओके, देन सोचा कि इसको पूरे प्रोजेक्ट को रीवैम्प करना है। उसमें पूरे प्रोजेक्ट को रीवैम्प किया, उनकी हालत बेहतर की। पहले वो ट्रेडिशनल सिलाई कढ़ाई के थे, उसमें हमने मॉडर्न टेक्निक्स इंट्रोड्यूस कराए, डिफरेंट कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराए जिसमें कुकिंग, ब्यूटिशियन कोर्सेज, कंप्यूटर कोर्सेज, इसके अलावा लेदर मेकिंग, इस तरह की चीज़ें कि ख़वातीन जो बच्चियां हमारी ट्रेनिंग हासिल करें वो वाकई माशरे में जाकर कुछ नहीं सिखाएं तो हम, लेकिन वो कुछ उसका उनको बेनिफिट हो सके। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया है कि वो सिलाई कढ़ाई करें। तो आजकल तो गांव में सिलाई कढ़ाई के कपड़े कोई नहीं पहनता। सही बात तो वो ब्लॉक प्रिंटिंग और इस तरह की चीज़ें हमने वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई और 16-17 साल में वहाँ पर कोर्स कभी नहीं बना था, बुक्स प्रिंट कराई। इसके अलावा रिसेंटली अभी हमने यूएसएफ के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ मिलकर ICT फॉर गर्ल्स के नाम से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें वो स्टेट ऑफ द आर्ट IT लैब्स हमें बना के देंगे रिमोट 3 एरियाज़ में। ज़बरदस्त। और वो उनमें जो ट्रेनिंग देंगे वो माइक्रोसॉफ्ट के ट्रेनर्स होंगे। ओके, एक्सीलेंट, अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग वर्क आई मस्ट से। और इसमें मज़ीद भी बातें करेंगे, लेकिन फिर मैं वापस अपनी बुक को एक बेसिक सवाल छोड़ के जाऊंगी। आप मासूम सा सवाल कर लें। मासूम सा कहा उन्होंने, थैंक गॉड, नादान मासूम सवाल। सवाल छोड़ के जाऊंगी सर, जवाब लूँगी ब्रेक के बाद। हम माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करें, वेरी गुड। आप भी जानते, मैं भी जानती हूँ कि नीड या डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। आई मीन जितना भी हम काम कर लेते हैं, चाहे NGOs मिलके करें, आप लोग जितना मेहनत कर रहे हैं और सही करें, सही डायरेक्शन पे भी हैं, काम की नौयत बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है। लोगों को बेसिक रोटी या कपड़ा या मकान नहीं मिल पाता है, ठीक है। और मैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है। लोग अपने बच्चों को मार देते हैं बिकॉज उनके पास खाने को पैसे नहीं है। तो यहाँ पे बैतुल माल अपनी प्रायोरिटीज़ कैसे सेट कर रहा है, उस हवाले से भी ज़रूर जानेंगे। आप कहीं ना जाएगा, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वो तमाम लोग जो अभी सोच रहे हैं कि क्या बैतुल माल हमारी मदद कर सकता है, वो भी जानेंगे। तो जल्दी जल्दी कॉल करें और आप चाहें तो आप साहब से ख़ुद भी बात कर सकते हैं यहाँ पे। हम लेंगे एक ब्रेक और मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। बैतुल माल के हवाले से सवाल पूछ रहे हैं। हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर मौजूद है बैतुल माल के, आबिद साहब, उनसे बात कर रहे हैं। बैरिस्टर भी हैं ये, और ये किस तरीके से हर चीज़ मैनेज करते हैं। बहुत सारे मेरे पास सवाल हैं, उनसे ज़रूर जानेंगे। बैतुल माल को संभालना इज़ लाइक अ फुल टाइम जॉब। डू यू प्रैक्टिस? नो जी, नॉट नाउ। यू डोंट? अर्लियर आई वाज बट नॉट नाउ। 2014 के बाद से नहीं? 2013 नवंबर 2013 के बाद से नहीं। 2013 के बाद से नहीं। कैसा एक्सपीरियंस है वैसे, बाय द वे, ऑफ रिकॉर्ड अगर मैं पूछूं?
किस चीज़ का? प्रैक्टिस का? बैतुल माल इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ही। और आपको टेंशन नहीं होती है? टेंशन अगर आप नेक नीति के साथ काम करें तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। सिर्फ टेंशन इस चीज़ की होती है कि अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी दी है उसको प्रॉपरली निभाया जाए और लोगों की जो एक एक्सपेक्टेशंस हैं उसके ऊपर पूरा उतरा जाए, ताकि एक जो जिम्मेदारी दी हुई है अगर हम इसकी जो ट्रेडिशनल बैतुल माल की वैल्यू है अगर कैलिफोर्निया के ड्राइव से करें और अदरवाइज करें एट द सेम टाइम इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी विज़ ये लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उस पर पूरा उतरना है। सर आपको पता है ना, लोग बहुत परेशान हैं, आपको पता है राइट? लोग पाकिस्तानी बहुत परेशान मेजॉरिटी में, और आप लोग काम बहुत अच्छा करें, यू गाइस आर ऑन द राइट ट्रैक, येट देयर इज अ लॉट मोर नीड, राइट? अब आप जब आए, आपने जब संभाला अपनी सीट, तो आई एम श्योर आपके पास 1 करोड़ चीज़ें होंगी कि ये भी करना है वो भी करना है, बहुत सारी चीज़ें, एट टाइम्स आई एम श्योर ओवरवेलमिंग भी होता होगा कि किस तरह मैनेज करें। प्रायोरिटाइज कैसे करा आपने या करते हैं आप कि बैतुल माल की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान में जी चूँकि आपको पता है 2 इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वन इज़ हेल्थ एंड अदर इज़ एजुकेशन। बिल्कुल। जब मैंने चार्ज अज्यूम किया तो सबसे पहले पाकिस्तान बैतुल माल का एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मेडिकल असिस्टेंस। अच्छा। अगर कोई शख्स बीमार हो जाता है, खुदा न खास्ता ये जो ड्राइवर का आपने जिक्र किया वो डिसेबल हो जाता है। अच्छा, मैं ये लोगों को भी बताते चलूँ कि मैंने इनको एक एग्जांपल दी अभी ब्रेक के दौरान कि अगर एक आदमी है, अगर कोई एक ड्राइवर है, वो गाड़ी चलाता है टू अर्न अ लिविंग, और उसका खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो अपाहज हो जाता है, उसके घर में 5 अदद बच्चे हैं भूखे, और उनके यहाँ ख़ानदान में बीवियों को काम करने की इजाज़त नहीं होती, अब उनके घर फाके हो रहे, तो वो आदमी अब क्या करे? सबसे पहले जी पाकिस्तान बैतुल माल उसका इलाज करवाएगा। पाकिस्तान बैतुल माल किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, मैं आपको फिगर्स में भी दूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि पाकिस्तान बैतुल माल ने अपनी तारीख़ में सबसे ज़्यादा 1992 से लेकर टिल टू डेट सबसे ज़्यादा पेशेंट्स को हमने कैटर किया है, राइट। जिसमें ये कोई बेसिक ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड की हमने, जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं जिसमें ऑन्कोलॉजी जिसे कैंसर कहते हैं, हेपेटोलॉजी, हेपेटाइटिस C, A, B जो भी हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, इसके अलावा मेडिसिन के लिए पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट मेडिसिन, पोस्ट किडनी एपिलेप्सी, वो तमाम चीज़ें जो कि एक महंगा इलाज है और लोग नहीं करा सकते, उनको पाकिस्तान बैतुल माल ने असिस्टेंस प्रोवाइड की है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ज़रिए? जी, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इन तमाम चीज़ों की असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं होती। सर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, एक बात मैं बहुत कन्फ्यूजन के शिकार हो गई हूँ। जब हम किसी को बुलाते हैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो वो बताते हैं कि उनके पास पैसे डोनेशन के आते हैं, ज़कात के आते हैं, और वो उनसे इलाज करते हैं। तो अब यहाँ पे कोई दो एंगल नहीं हो रहे, लाइक आप लोग भी पैसे दे रहे हैं तो वो अपने डोनेशन से भी ले रहे हैं, तो आई मीन हाउ डज इट वर्क? मैंने जैसे कहा कि मसाइल के मुकाबले में वसाइल बहुत कम हैं, आपने भी उसका जिक्र किया कि लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी डन येट। पाकिस्तान बैतुल माल के महदूद वसाइल हैं, लेकिन हम जैसे मैंने कहा कि क्रॉनिक मूजी बीमारियां जो होती हैं उनमें पैसे देते हैं। अब एक पेशेंट जिसको कैंसर है, अब सरकारी हॉस्पिटल उसको पैसे नहीं दे सकता कैंसर के लिए, और कैंसर की ट्रीटमेंट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, तो पाकिस्तान बैतुल माल वहाँ पर स्टेप इन होता है और पैसे देता है। सेम गोज़ विद जो आपकी डोनेशन है, उसमें भी लोग काफ़ी यहाँ पर फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। पाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट फिलैंथ्रोपिक कंट्री कि जहाँ पर लोग पैसे देते हैं, डोनेशन देते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिलैंथ्रोपिस्ट के लिए, वो ये है कि वो उन्हें पता होना चाहिए कि वी आर स्पेंडिंग एट द राइट प्लेस ऑन द राइट। बिल्कुल, क्योंकि हम मोस्टली लोगों की यही टेंशन होती है कि हमने पैसे तो दे दिए, पता नहीं पैसा वो सच में लगेगा भी कि नहीं उस चीज़ के लिए। सर अगेन गोइंग बैक टू द ड्राइवर्स कंडीशन, अब वो ड्राइवर बैतुल माल को अप्रोच करेगा? जी, हमारे वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन पाकिस्तान। वी हैव 150 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज अक्रॉस द कंट्री। सर कहाँ है? पूरा 9 तो कराची में है। किधर बता, थोड़ा तो बता तो देना कि लोग में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, 9 तो कराची में है। अच्छा, कोई इलाके का एक नाम बता दें जो आपके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कोई टेलीफोन नंबर है, कोई हेल्पलाइन? सर आपको एक चीज़, बल्कि मैंने तो जब चार्ज रिज्यूम किया था तो लोगों को एक T फार्मूला इंट्रोड्यूस कराया था, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड एक्सेसिबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी इन ऑल स्फीयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के इतना ट्रांसपेरेंट हो, लोग ट्रस्ट करें। ऑडिट होता है सर? नेचुरली। सर कौन करते हैं ऑडिट? एक्सटर्नल स्टेट बैंक कहाँ से करेगा? AGPR करेगा।
अच्छा AGPR करेगा। हाँ। ओह और 7 एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं। गवर्नमेंट का पैसा एक एक सिंगल पेनी जो है इसकी ऑडिट होती है और ऑडिटेबल अमाउंट है। अच्छा सर, कॉल भी आ गई है आपके लिए जी, खास तौर पे। हाँ हाँ अगर किसी की हेल्प करनी हो तो श्योर ठीक है, दे दें, हमें कॉल दे दें। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं साइमा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी साइमा बोलें। जी मेरे 6 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो मैं उनके एजुकेशन के लिए बहुत जो है परेशान हूँ। अच्छा ठीक है, इनके 6 बच्चे, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, अब ये क्या करेंगी? साइमा नाम है इनका। साइमा, आपने पहले कभी बैतुल माल के लिए अप्लाई किया है कभी? जी नहीं की है, लेकिन मैं कर भी नहीं सकती हूँ, अकेली औरत हूँ, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। इनको कुछ पता नहीं, कह रही मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा जी, आप इस तरह करें, या तो एक एप्लीकेशन मेरे नाम पर पाकिस्तान बैतुल माल का जो मरकज़ी दफ्तर है H8 इस्लामाबाद में, वहाँ पर भिजवा दें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप ख़ुद आ सकती हैं तो एप्लीकेशन लेके आ जाएं, इंशाल्लाह विदिन 2 डेज़ आपकी हम एप्लीकेशन उसको कर देंगे, प्रोवाइडेड कि आपकी सारी चीज़ें पूरी हों, जो एप्लीकेशन वगैरह है, और साथ वैलिड ID कार्ड हो। शनाख्ती कार्ड है साइमा आपके पास? जी बिल्कुल है। चले ठीक है, मैं और सवालात भी पूछ लेती हूँ कि बैतुल माल से रजिस्टर कराने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया एंड वी आर रियली होपिंग कि आपके मसले मसाइल हल हो जाएं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात पूछी। एक तो सवाल यही है कि मैं क्या करूँ, और आपने भी बताया कि बैतुल माल से रजिस्टर करवाना पड़ता है, रजिस्टर नहीं करवाना पड़ता, फॉर्म फिल करना पड़ता है। कोई फॉर्म नहीं, सब फॉर्म ख़त्म कर दिए हैं। फिर सिंपल पेपर के ऊपर एप्लीकेशन दें, जैसे अच्छा, शी इज़ अ written विडो, request हो। रिटन रिक्वेस्ट, शी इज़ अ विडो हैविंग 6 किड्स, ड्यूली साइंड बाय दिस लेडी। उर्दू में बता देता हूँ। एक हाँ। साथ एक एप्लीकेशन जो ये खातून या जो भी एप्लीकेंट है वो साइन करे, जी। उस पर अंगूठा लगाए और वैलिड ID कार्ड के साथ, ठीक है। एक्सपायर ID कार्ड ना हो, उसके साथ बैतुल माल की यहाँ तो ऑफिस भिजवा दे, या बैतुल माल के इस्लामाबाद में 3 ऑफिसेज़ हैं, एक मरकज़ी ऑफिस है, 2 हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पर विज़िट करें, अपनी एप्लीकेशन दे दें, इंशाल्लाह विदिन 1 वीक इनका हो जाएगा। सर कोई भी एप्लीकेशन दे देगा तो आप लोग ऐसे ही पैसे दे नहीं देंगे? जी, ऐसे नहीं देंगे। आप लोग वेरीफाई करते हैं? जब हमारे पास एप्लीकेशन आती है, हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, सर्वे अच्छा, ऑफिसर्स हैं, अच्छा। वो प्रॉपर्ली जाकर सर्वे करते हैं या इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो eligible है भी कि एज टू नहीं। वेदर दिस एप्लीकेंट इज़ एलिजिबल और नॉट। इफ़ ही और शी इज़ डिजर्विंग तो वो उसका केस प्रोसेस होता है। अगर नॉन डिजर्विंग होता है तो वो केस बंद हो जाता है। उसमें हम अपने रिकॉर्ड में कीपिंग कर लेते हैं कि अगर लेट्स सपोज कल को कोई बंदा कहता है कि जी मैंने अपनी एप्लीकेशन दी थी और मुझे पैसे नहीं मिले या मुझे मेरी असिस्टेंस नहीं हुई, तो वी हैव फुल रिकॉर्ड कि जी ये इसने एप्लीकेशन दी थी, इस डेट को दी थी, हमारे सर्वे ऑफिसर ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ये ये केस फेल हो गया या नॉन डिजर्विंग हो गया। नॉन डिजर्विंग? डिजर्विंग एंड नॉन डिजर्विंग आर 2 स्टेटस। सर बता देते हैं, उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि जी, जी, नहीं हो रहा है। अच्छा चले ज़बरदस्त। अभी देयर इज़ एन एंटायर प्रोसेस जो कि यहाँ पे हो रहा है, दैट विच इज़ वेरी गुड। मज़ीद बात करनी है इस हवाले से, एक और कॉल भी लेना है, लेकिन पहले ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो कॉल लेंगे। कॉल रखिएगा मत प्लीज़, वी वुड वांट टू स्पीक टू यू। बिल्कुल ठहरिए, आप हमारे साथ होल्ड करें, हम जल्दी से जाते हैं और जल्दी से आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। बैतुल माल के हवाले से सवाल कर रहे हैं हम, बैतुल माल के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, मज़ीद बात को आगे भी बढ़ाना है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक और अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी जो कि हमें बेसिक इस्लामी कॉन्सेप्ट जो है बैतुल माल का वो बताएंगे, और पुराने ज़मानों में ये किस तरीके से चले जाया करता था। अब हमेशा कहा जाता है, आपने सुना भी होगा कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपको बैतुल माल की सीट पर बिठाया है, आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी। अभी इससे बढ़ के जिम्मेदारी हो नहीं सकती, बिकॉज वो ज़माना भी मैं कहानियाँ जो नानी से अपने सुनती रही हूँ, हमेशा ये बताया करते थे कि अगर वो ये बोलते थे कि अगर हमारे जो विसिनिटी में या हमारे जो कंट्रोल के अंडर जितने भी लोग आते हैं, अगर उसमें कोई एक भी भूखा बंदा सो जाए तो उसका भी हिसाब होगा। तो ये ज़िम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम इस पर मज़ीद बात भी करेंगे और मज़ीद बातें भी जानेंगे। वो कोशिश करूँगी कि हमारे साथ जो मेहमान है वो हमें थोड़ी सी किस्से भी सुना दें पुराने ज़माने के थोड़े से, ताकि इट विल बी एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव मुफ्ती कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। साहब मैंने सही बोला, ऐसी ही कोई कहानी थी ना बचपन में, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने की कहानी थी, किस्सा है ना ये? थोड़ा सा किस्सा बयान कर लें अगर आप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
सबसे पहले हम बैतुल माल को लफ्ज़ी तौर पे और इस्तिलाही तौर पे समझते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये सहाबा कराम का जो तरीक़ेकार रहा बैतुल माल के हवाले से वो भी जिक्र करेंगे। बैतुन अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसे उर्दू में जब हम ताबीर करते हैं तो घर से करते हैं, घर या जगह, और माल का मतलब माल। इसी बैतुल माल को अरबी में बैतु मालिल्लाह भी कहा जाता था और बैतु मालिल मुस्लिमीन भी कहा जाता था। अगर हम इस्लामी तारीफ़ात की तरफ आते हैं तो इसकी बहुत सारी तारीफ़ात की गई हैं और आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए यूँ समझ लीजिए कि जिस जगह पर मुल्क और कौम के मुनाफे के लिए, मसाले के लिए माल को रखा जाए वो बैतुल माल कहलाता है। और ये कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है, इजमा से भी साबित है, क़यास से भी साबित है और पिछली शरीयतों से भी साबित है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका, कि इनके मालों में से सदका लें और इन्हें पाक करें। तो ये बैतुल माल का तसव्वुर देता है कि माल लिया जाएगा और फिर जो है वो लोगों में तकसीम किया जाएगा। और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का तरीक़ेकार ये था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ज़कात का माल आता था तो किसी न किसी सहाबी के पास वो माल स्टोर कर दिया जाता था, रखवा दिया जाता था। हज़रत अबू हुरैरा की हदीस बड़ी मशहूर है कि उनके पास ज़कात का माल मौजूद था और एक मरतबा शैतान आया, उसने चुराने की कोशिश की और 3 मरतबा वो इस तरह आया लेकिन वो चुरा ना पाया। तो शैतान ने उसने हज़रत अबू हुरैरा से अर्ज़ की कि मैं तुम्हें एक अमल बताता हूँ, तुम मुझे आज छोड़ दो, जाने दो, आज मुझे पकड़ कर रसूलुल्लाह की बारगाह में लेकर नहीं जाना। वो अमल यह है कि रात को तुम सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, इसकी बरकत से तुम्हारा ये माल महफूज रहेगा। तो ये हदीस भी बताती है कि ज़कात का माल सहाबा कराम के पास मौजूद हुआ करता था। इसी तरह इजमा, आज तक बहुत सारे नेक सुलहा उलमा का और मुहक्किकीन का ये तरीक़ाकार रहा कि वो ज़कात के माल को एक जगह जमा किया करते थे। इसी तरह जब हम कुरान मजीद को देखते हैं तो पिछली शरीयतों में और पिछले लोगों का भी ये तरीक़ाकार था। हज़रत यूसुफ़ का वाक़या बड़ा मशहूर है। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बयान की थी तो आपने फरमाया था कि तुम मुझे अपने माल का मुहाफ़िज़ बना दो, मैं इसकी हिफाजत करूँगा। तो ये भी इस तसव्वुर को देता है कि माल को एक जगह जमा करना लोगों के मुनाफे के लिए और लोगों के फ़ायदे के लिए। तो बैतुल माल का ये तसव्वुर कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। जो आपने बात जिक्र की कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का क्या तरीक़ेकार था, तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के अदवार में भी ये तरीक़ेकार रहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई ऐसा मखसूस फ़िक्स घर नहीं था जहाँ पर ये माल को स्टोर किया जाए या जमा किया जाए, मुख्तलिफ़ सहाबा के पास रहा करता था। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आया तो जो भी ज़कात का माल होता या लोगों के मुनाफे के लिए जो माल आता था तो वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में ही रहा करता था। मगर उस वक्त तरीक़ेकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये था कि आप उस माल को अपने पास जमा नहीं रखते थे, उसे फ़ौरन तकसीम कर दिया करते थे। रात होने से पहले जो माल होता उसे ख़त्म कर दिया करते थे। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब दौर आया तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तरीक़ेकार इस बैतुल माल के हवाले से थोड़ा डिफरेंट था, मुख्तलिफ था। वो ये था कि आप उस माल को फ़ौरन तकसीम नहीं करते थे बल्कि उसको जमा रखते थे और जब मौका आता उसको उस तरह तकसीम करते थे। ख़ास हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से बैतुल माल की जो अमानतदारी है जो आपने ज़िक्र किया उस हवाले से वो बड़ी मशहूर है और बच्चा बच्चा ऐसे को जानता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक रिश्तेदार आए, उनके करीबी अजीज़ थे और आकर उन्होंने दरख्वास्त की कि आप बैतुल माल के माल में से मुझे कर्ज़ा दे दीजिए और मेरी मदद कीजिए। आपने कहा कि ये जो माल है ये मुसलमानों का माल है, ये मेरे पास अमानत के तौर पर है, मैं इसमें से तुम्हें नहीं दे सकता, बल्कि तुम्हें अगर तुम मुझसे तकादा करते हो तो मैं तुम्हें अपने माल में से दूंगा। फिर आपने 10,000 दिरहम जो है वो अपने रिश्तेदार को दिए, बैतुल माल के माल में से ना दिया। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने कुछ जानवर लिए और बैतुल माल की एक चरागाह थी, वहाँ पर वो जानवर छोड़ दिए। वो जानवर वहाँ चरते रहे। फिर वो जानवर जब फरबा हो गए और उन फरबा हो गए तो वो मार्केट में बेचने के लिए जब गए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन जानवरों को जब देखा, उनका मुशाहिदा किया तो आपने फरमाया कि ये किसके जानवर हैं। तो आपको बताया गया कि ये आपके बेटे इब्ने उमर के हैं। तो आपने अपने बेटे को बुलाया और उनसे पूछा कि बेटा तुमने इसे बैतुल माल की चरागाह में चराया था, अब इसे तुम बेचो और बेचने के बाद जो तुम्हारी असल रकम थी वो तुम रखो और जो जायद माल है, नफ़ा है, वो तुम बैतुल माल में जमा करा दो। क्या बात है, यानी एक एक 1 ईच पेनी जो है वो काउंट करता है। हमारे पास एक कॉलर काफ़ी देर से वेट करें तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं सना बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी हैं सना? मैंने उस दिन भी आपको कॉल करी थी। बिल्कुल की थी आपने, बिल्कुल की थी, मुझे बिल्कुल याद है। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? काफ़ी बेहतर, अब तो अच्छी खासी आवाज़ निकल रही है ना?
बोले सना, क्या कहना चाहेंगी? आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या कहेंगी? योर शो इज ऑल्सो एंड यू ऑल्सो। ओह थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सना। सना, बैतुल माल के हवाले से बात करें, कुछ जानना चाहती हैं? कोई सवाल है आपके जहन में? नहीं, ज्यादातर तो ऐसे ही है कि हमें यानी कि जो नहीं पता वो भी पता चल रहा है, उनकी बातें सुन के अच्छा लग रहा है, अच्छे मेहमान हैं। अच्छा सना, आपके इर्द गिर्द यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मुस्तहिक लोग होंगे जिनको पैसों की ज़रूरत होगी और जिनका पूरा नहीं होता होगा। तो आज के जो शो है उससे हम अपने शो में स्क्रीन पे चला भी रहे हैं, नंबर भी, टोल फ्री नंबर भी चला रहे हैं, प्लस हम ईमेल एड्रेस भी दे रहे हैं। तो प्लीज़ फॉरवर्ड करिएगा, लोगों को बताइएगा, हमारा साथ दीजिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाएं ताकि वो लोग इस बैतुल माल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। हमें इस हवाले से मज़ीद बात करनी है। बैतुल माल बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने लेकर शुरू किए हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाएगा। मिलेंगे इस ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अच्छा जी, आप बैतुल माल के हवाले से बात करें। बैतुल माल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, थोड़े से हमें बताएंगे आप सब? पाकिस्तान बैतुल माल जी प्राइमरीली डिफरेंट डाइवर्सिफाइड फील्ड्स में काम करता है। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपने कहा रिहैबिलिटेशन की तरफ ज़्यादा फोकस करता है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करी। वुमेन हमने जी पूरे पाकिस्तान में हमारे को 157-58 रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं फॉर चाइल्ड लेबर के लिए जी, जो फोर्स चाइल्ड लेबर होती है, जिनके पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली अपने बच्चों को फोर्स चाइल्ड लेबर में, हम उनको ना सिर्फ रिहैबिलिटेट करते हैं बल्कि उनके पेरेंट्स को पैसे देते हैं, उन बच्चों को स्टाइपेंड देते हैं, उनको बुक्स ईच एंड एवरीथिंग अलाइड टू द स्कूल प्रोवाइड करते हैं फ्री। और क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर जब उन एजुकेशन प्रोवाइड करने के बाद उनको पोस्ट हमारे इसमें ग्रेजुएशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जब हम पास आउट स्टूडेंट्स या पोस्ट ग्रेजुएशन पाकिस्तान बैतुल माल से फारिग हो जाते हैं तो उनको हम फर्दर स्टडीज़ के लिए उनकी स्कॉलरशिप उनको प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन स्टाइपेंड देते हैं। सो फार पाकिस्तान बैतुल माल हैज़ रिहैबिलिटेटेड अबाउट 100,000 किड्स सो फार, माशाल्लाह। और जो अभी भी हमारे पास तादाद है दैट इज़ 18,000 राइट नाउ। वी हैव 18,000 स्टूडेंट्स अंडर द शेल्टर ऑफ दिस वेरी project. Then we have Pakistan Sweet Homes. Maybe you heard of it. जी जी. It's an orphanage. We have 3,600 orphans under the shelter of Pakistan Baitul Mal in this very project. Okay. इसमें अभी हम इसको expand कर रहे हैं and I would like you to do one program over there. Inshallah sir, definitely we come. We have one here in ये Karachi. promise. आबिद साहब के आउटडोर हम जाएंगे, इनके जो स्वीट होम है वहाँ पे जाके करेंगे। We have one in Karachi. We have 400 kids over there. It's a huge place. Okay. And you can compare the facilities of that very center with any international boarding. अच्छा। Yes, that's I guarantee. चलो ठीक है, डन। ये तो सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने ये इस तरह के नहीं रखे हुए। नहीं, जो कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। जो जैसे मैंने कहा ना कि जो मैं क्वांटिटी पे बिलीव नहीं रखता, क्वालिटी पे बिलीव रखता हूँ। मैं आके कोई नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकता था, मैंने शुरू किए हैं प्रोजेक्ट्स, कोई भी नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकता था, लेकिन पहले जो प्रोजेक्ट्स हमारे ऑलरेडी थे उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रीवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑलरेडी उसमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है या हमारा पैसा लगा हुआ है वो वेस्ट ना हो और एक लोगों को बेहतर चेहरा पाकिस्तान बैतुल माल का नज़र आए। इसी तरीके से अभी हमने रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट विद द नेम ऑफ ग्रेट होम। इट्स एन ओल्ड एज होम। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ सैडेस्ट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी कि वो लोग जो वो बुज़ुर्ग जो लवारिस हैं या अनफॉर्चुनेटली उनके बच्चों ने उन्हें घर पे रखने से इनकार कर दिया है, तो उनकी दुआओं को समेटने के लिए पाकिस्तान बैतुल माल ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया और ये हमने खुशी से नहीं किया। मैंने एज अ सेड कि इज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। और जिस तरह हमारी डीजेनराइजेशन चल रही है जी, और यू वॉन्ट बिलीव कि आज भी उसी के एक जो कराची में हमने सेंटर बनाया उसका एक इनॉग्रेशन के लिए मैं यहाँ आया था, तो आपसे फिर प्रोग्राम लाइन अप हो गया। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऐसे कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, बिकॉज बिलीव मी बहुत सारे लोग हैं मुझ समेत जिनको बैतुल माल के हवाले से इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एंड आई एम श्योर अब तो आपके पास बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, तो यू बेटर गेयर अप ऑन दैट। मुफ्ती साहब, आपके पास चूँकि वक्त बहुत कम है, अगर मैं बैतुल माल के हवाले से लोगों को कुछ बताना चाहें या आप वो लोग जो कि बैतुल माल के ऊपर काम कर रहे हैं कुछ नसीहत करना चाहते हैं, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, तो प्लीज़।
सबसे पहली नसीहत तो यही होगी कि जो भी लोग हैं जहाँ कहीं भी हैं वो बैतुल माल के से ताल्लुक़ रखते हैं वो खुलूस के साथ लोगों की खिदमत करें, मखलूक खुदा की खिदमत करें कि हदीस मुबारक में आता है इरहमू मन फिल अर्दी यरहमकुम मन फिस समाई, कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला रब तुम पर रहम करेगा। पहली बात बैतुल माल वालों के हवाले से। दूसरा ये कि जो कोई जहाँ कहीं भी है और उसे अल्लाह तबारक व तआला ने किसी तरह से भी नवाजा है, ताकत से, माल से, दौलत से, सलाहियतों से, वो अपनी सलाहियतों को और जो अल्लाह ने उसको नेमतें दी हैं उनसे लोगों की खिदमत करे। अगर उसके इलाके में अड़ोस पड़ोस में लोग भूखे हैं, उन्हें खाना दे सकता है तो खाना दे दे, अगर किसी को तालीम दिला सकता है तो तालीम दिला दे। इसी तरह जिसका जिस तरह से सहारा बन सकता है उसका सहारा बने। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मखलूक खुदा की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। और हुजूर फरमाते हैं कि जो तुम में से इस बात की इस्तिताअत रखता हो कि लोगों को नफ़ा पहुँचाए, फ़ायदा पहुँचाए, तो वो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। और ये ऐसा अमल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहब्बुल आमाल इलल्लाहि तआला इदखालुस सुरूरी फ़ी क़ल्बिल मुस्लिमी, कि अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा अमल ये है कि किसी मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल कर दी जाए। अब देखें बैतुल माल सबकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। हमारे माशरे में गुरबा बहुत हैं, गरीब बहुत हैं, मसाकीन बहुत हैं, तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। जो कोई जहाँ कहीं है वो लोगों की तकलीफ़ को दूर कर सकता है, तकलीफ़ को दूर करे। कि आज आप किसी की दुनियावी तकलीफ़ को दूर करेंगे, अल्लाह ताला कल बरोज़ क़यामत आपकी आखिरत की तकलीफ़। क्या बात है, बहुत वेरी ब्यूटीफुली से। थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त चूँकि ख़त्म हो चुका है, मुझे जाना है एक ब्रेक की तरफ। एक बात बताते चलूँ कि एक फैमिली है, आबिद साहब आपसे ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। वो फैमिली कई बहुत परेशान है अपनी औलाद के सिलसिले में, और बहुत परेशानी से हमें काफ़ी अरसे से हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की उन्होंने उनके मसले मसाइल बहुत सारे हैं। हम चाह रहे हैं कि ब्रेक के बाद उनको यहाँ पे बुलाया जाए, आप उनसे मिल भी लें। क्या कर सकते हैं हम वो भी आप बता दीजिएगा, अगर नहीं कर सकते तो वो भी बता दीजिएगा। द पॉइंट इज़, मुझे हमेशा एक चीज़ होती है, कभी किसी को है ना खामा खा में फॉल्स होप्स नहीं देना चाहिए। कुछ कर सकते तो बता दें, नहीं कर सकते तो भी बता दें, लेकिन कोशिश यही है कि हम हर कोई अपनी अपनी एंड से अपना पार्ट प्ले करें। यहाँ जैसे कि मुफ्ती साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, इवन दो आज बैतुल माल का शो करें, हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, अल्लाह करे आपको ज़रूरत ना हो, ये मेरी दुआ है क्या एक वक्त आए कि किसी को ज़रूरत ना हो, यू नो। लेकिन अगर आपको आज ये इस शो से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, प्लीज़ ये अपनी ज़िम्मेदारी समझिएगा और इसको आगे बढ़ाइएगा। वो आई एम श्योर आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ज़रूरत हो सकती है, तो प्लीज़ बैतुल माल के हवाले से इन्फॉर्मेशन ज़रूर पास ऑन करें। एंड हम सब आई थिंक मिल के यूनाइटेड, कहते हैं ना यूनाइटेड वी स्टैंड, तो हम सबको मिल के बैतुल माल के इस पूरे मॉडल को सक्सेसफुल भी करना है और अपने भाइयों की, अपने बहनों की मदद भी करनी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, आप कहीं ना जाएगा, मिलवाएंगे आपको उस फैमिली से एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास फैमिली आएगी, और जी हाँ, फैमिली आ चुकी है। और ब्रेक के दौरान यहाँ पे काफ़ी बातचीत भी हो रही थी। एंड यहाँ पे हमारे साथ जो आबिद साहब हैं, उन्होंने अपनी टीम से भी मिलवाया इनको। तो बताते चले, हमारे साथ इमरान सुमरो हैं, उनके फादर, उनकी बेटी का नाम है ज़ैनब सुमरो, और वालदा मोहतरमा भी यहाँ मौजूद हैं। तो आप पहले इमरान खुद पहले बताएंगे कि बेटी को क्या हुआ है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को शेयर करेंगे। जी जी बिल्कुल। जब से पैदा हुई है इसको तकरीबन जो है ना बुखार और ज़ुकाम रहता है। बुखार और ज़ुकाम तकरीबन अभी तक, अभी 5 साल इसकी उम्र हो गई, लेकिन बुखार इसको नहीं छोड़ा। मामा वहाँ पे शिकारपुर में अपने गांव में वहाँ पे डॉक्टरों को दिखाते थे, उससे बोला ऐसे ही बस नॉर्मल बुखार है। तकरीबन 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा। हमने वहाँ पे हल्की फुल्की ट्रीटमेंट करवाते रहते थे। फिर उसके बाद ये पता चला कि ये सुन नहीं रही। हमने भी 2 साल के बाद तवज्जो दी। पहले ये ज़बान से बोलती थी, अम्मी अब्बू ऐसे अल्फाज बोलती थी। अच्छा। हाँ, अम्मी अब्बू बिल्कुल क्लियर बोलती थी। लेकिन जो बच्चा सुन नहीं सकता फिर वो बोल कैसे सकता? हाँ, वो भी हम खुद परेशान थे, लेकिन ये अम्मी अभी बोलती क्या ऐसा हो सकता है कि पहले आवाज़ आती थी और अब नहीं आती? हो सकता है, हमने ये शायद मेरे ख्याल से गौर नहीं किया है। फिर 2 साल के बाद मैंने सक्खर में दिखाया, डॉक्टर नज़ीर शेख था, कानों का डॉक्टर था, उसको दिखाया। उसने पहले कहा आप 1 महीना इसकी ट्रीटमेंट करें, 1 महीने के बाद इसका टेस्ट होगा, फिर पता चलेगा तो इसको आखिर है क्या। ठीक है। फिर 1 महीना गुजर गया, उसने फिर भी टेस्ट नहीं किया। सही है। उसने बोला अभी मजीद इसको 1 महीना और आपको दवा कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ठीक है।
हमने कहा वो तो सही है, लेकिन मैं गरीब बंदा हूँ, मैं इतना अफोर्डेबल नहीं कर सकता। शिकारपुर से यहाँ पे आने जाने का खर्चा है। और आप क्या करते हैं आप? मैं सिलाई का काम करता हूँ। अच्छा, दर्जी हैं? जी जी हाँ, टेलर। हाँ समझो। तो मैंने उसको डाल करके आप कोई भी शार्ट करके आप करके दे, आप इसकी टेस्ट करा ताकि पता तो चले आखिर बेटी को है क्या। फिर उसने बोला ठीक है। हमने पैसे भी जमा करवाए थे टेस्ट के, 1500 रुपये। उसने बोला आप काउंटर पे जमा करवा दो, अगली मरतबा जब आप आओगे तो आपका टेस्ट हो गया। चलो ठीक है। फिर हम अगले हफ्ते गए, फिर भी उन्होंने टेस्ट नहीं किया। ऐसे ही बस हमको घुमाता रहा। आपने किसी और डॉक्टर को नहीं दिखाया? नहीं, सिर्फ उसको डॉक्टर नज़ीर को दिखाया था। 5 साल की बच्ची को आपने सिर्फ एक दफ़ा एक ही डॉक्टर को दिखाया? नहीं, अभी 2 माह पहले यहाँ कराची में दिखाया था, आगा खान में, डॉक्टर मोहम्मद सोहेल अवान को। ओके। वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है, वहाँ पे वो आगा खान में काम करता है। उसी ने बताया यहाँ पे एक अच्छे डॉक्टर है, आप कम से कम यहाँ के दिखाओ, कम से कम पता तो चले है क्या बच्ची को। और बुखार का भी कोई रीज़न नहीं दिया? नहीं, बुखार का डॉक्टर को बताया था यहाँ पे, डॉक्टर मोहम्मद सोहेल अवान को बताया। उसने सबसे पहले मुझे टेस्टें लिख के दी जी। उसने बोला बच्चा पहले आपकी टेस्टें हो जाए, फिर मैं आपको पता सकूंगा कि आखिर है क्या बच्ची को। ठीक है। 1 हफ्ता लगा इन टेस्टों में। उसके बाद रिपोर्ट आई। मैं तो वापस गांव चला गया, लेकिन जो रसीद थी टेस्टों की वो मैंने अपने दोस्त को देकर गया था। ठीक है। फिर उसने वहाँ से वो रिपोर्टें कलेक्ट की, फिर डॉक्टर को दिखाई। फिर डॉक्टर ने देख के वो रिपोर्ट बताया। उसने कहा बस मसला ये है कि बच्ची बचपन से जब पैदा हुई है, उसको बुखार की वजह से जो इसकी नस है दिमाग की वो डैमेज हो गई है। अभी इसका इलाज और कोई भी नहीं है। इसका इलाज ये है कि इसके कान के ऑपरेशन होगी और अंदर डिवाइस लगेगा। उसका खर्चा बहुत है। डॉक्टर ने पहले मुझसे पूछा था आप क्या करते हो, मैंने उसको बताया था मैं सिलाई का काम करता हूँ। तो उसने बोला बेटा ये आप तो अफोर्डेबल नहीं कर सकते, ये बहुत खर्चा है। $19,500 का ये सिर्फ डिवाइस है, यानी कि पाकिस्तानी 19.5 लाख। और इसके अलावा 1.5 लाख रुपये ऑपरेशन का खर्चा आएगा, कम से कम 5-60 हज़ार और आएगा। ये आपकी इकलौती औलाद है? एक 5 साल के बाद हुई थी। 10 साल हमारी शादी को हुए, अभी 5 साल की ये माशाल्लाह हो गई है। अब हम गरीब आदमी हैं, हम तो अफोर्डेबल नहीं करते। आपने आगा खान में जो आगा खान का बहबूद है, अल बहबूद सोसाइटी जो होता है उनका, जो कि फ्री इलाज करते हैं, उनसे नहीं आपने रब्ता किया? नहीं, वहाँ तो दरअसल मेरी पहचान नहीं है। मैंने दोस्त को कहा था वहाँ पे वेलफेयर वगैरह होती है अंदर। उसने बोला वेलफेयर तो है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 20% या 30% आपसे वो कम करेगी। फिर भी आप इतनी रकम कहाँ से लाओगे? दोस्त ने कहा। दोस्त ने कहा आपको? दोस्त ने कहा। अभी मैं तो यहाँ कराची एक तो तकरीबन इतनी मरतबा आया नहीं हूँ। अपनी पूरी ज़िंदगी में 4 या 5 मरतबा यहाँ कराची आया हूँ, वो भी। सब क्या कर सकते हैं? जो जिस तरह सुमरो साहब ने फरमाया, ये कॉकलियर इम्प्लांटेशन का केस लग रहा है। कि वो डिवाइस जिसका ये जिक्र कर रहे हैं कान में लगती है। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव डिवाइस और ये पाकिस्तान के सरकारी हॉस्पिटल्स में नॉर्मली ये ट्रीटमेंट नहीं होता। 1 या 2 गालिबन हॉस्पिटल्स हैं। 1.5 लाख रुपया, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान बैतुल माल असिस्टेंस तो देता है, लेकिन अप टू 600,000 यानी 6 लाख रुपए तक देता है। अच्छा, एक इंडिविजुअल को। तो अब इनकी कॉस्ट बनेगी तकरीबन 21-22 लाख रुपया। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, जैसे आपने कहा कि जो उनका आगा खान की चैरिटी है वो और पाकिस्तान बैतुल माल मिलकर कोई ऐसा अरेंजमेंट करे, और अगर इसमें कोई फिलैंथ्रोपिस्ट और ऐड करना पड़े तो चूँकि हमारी एक लिमिट है, आप अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि मैक्सिमम 6 लाख रुपए तक हम दे सकते हैं। तो वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। तो हम इसमें अब इसमें ये है कि हम कोशिश करते हैं कि कुछ पाकिस्तान बैतुल माल सपोर्ट करे। मैं वादा नहीं करता, लेकिन हम ये ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे कि ज़ैनब जो है उसकी कॉकलियर इम्प्लांटेशन हो जाए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी है मासूम। बिल्कुल, ये इसकी कॉकलियर इम्प्लांटेशन चाह रहे हैं, एक लोटी बत्ती। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, बस इसका प्रॉपर नमूने से इलाज होना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। किसी चीज़ की मदद नहीं चाहिए। सुमरो साहब, एक ही बेटी है मेरी, एक चीज़ आप और कोई औलाद भी नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें, क्योंकि इसका आगे मुस्तकबिल का मसला है। एक तो औरत ज़ात है, सारी बातें पहले, सबसे पहले इसका तालीम का मसला है, समझो। एक ही बेटी है, इसमें हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं, रिक्वेस्ट हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। आप सिर्फ हमारे लिए ये कर दे, बस प्रॉपर नमूने मेरी बेटी का इलाज हो जाए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये मेरी ज़िम्मेदारी है जी। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन हमारी भी कोई लिमिटेशंस हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस हद तक पॉसिबल होगा हम इसमें इनके साथ ताउन करेंगे, जिसमें हम चैरिटी, प्राइवेट अगर डोनर्स कोई हो सके, बैतुल माल। मैम, यहाँ पे अपने मीडिया के तवस्सुत से, अपने चैनल के तवस्सुत से यहाँ पे एक अपील भी करना चाह रही हूँ टू ऑल दोज़ हु आर सीइंग अस राइट नाउ। अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है और आप यहाँ पे हमारे साथ मदद कर सकते हैं। आबिद साहब यहाँ पे बैतुल माल की तरफ से हैं, और इन्होंने कहा कि बैतुल माल की एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि हम 6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं कर सकते किसी एक फैमिली की, वरना तो आप
इनके भी अपने अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं, अपनी लिमिटेशंस होती हैं और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे पैसे लगे हुए हैं। तो इन्होंने कहा है कि हम 6 लाख रुपए तक अगर करते हैं, आगे अगर कोई और हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडिविजुअल है जो मदद कर सकते हैं, तो ये यकीन जाने कि कहते हैं ना एक इंसान को बचाने का मतलब है गोया पूरी इंसानियत को बचाना। इसका एक बहुत बड़ा सवाब है और अगर आप जितना भी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, प्लीज़ गिव अस अ कॉल, हमें बताएं, हम आपको इनके साथ थ्रू करा देंगे। और मिल के अगर हम सब मिल के इस बच्ची के अगर कान का इलाज करवा सकें, इनकी हेयरिंग का मसला हल कर सकें, तो यकीन जाने ऐसा होगा कि शायद हम सबकी ज़िंदगियों का मकसद पूरा हो बेशक, जाएगा। और इसमें पूरी कोशिश करेंगे जी कि हम मैनेज करें कि ये बच्ची का इलाज मुमकिन हो सके जी प्लीज़, और ये भी एक नॉर्मल जो लोग हैं उनकी तरह सुन सके, बिल्कुल और शायद यही हमारे लिए निजात का सिलसिला बने। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल भी आ गई, तो कॉल भी ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। आई थिंक या तो कॉल ड्रॉप हो गई है, सम टेक्निकल इशू। प्लीज़ गिव अस अ कॉल अगेन। एक दफ़ा फिर अपील करना चाहती हूँ, एनीवन हु वुड लाइक टू हेल्प अस आउट हियर, प्लीज़ गिव अस अ कॉल। यहाँ पे हमारे पास ज़ैनब सुमरो हैं, बहुत ही छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी गुड़िया है, 5 साल की उम्र है, इनके कान से नहीं सुन सकती, इनको ईयर इम्प्लांट की ज़रूरत है, जो हियरिंग एड बेसिकली इनके कान में डाला जाएगा। अगर ये आप हमारी मदद कर सकें, आप ज़ैनब की मदद कर सकें, हम यहाँ पे हमारे पास बैतुल माल से मौजूद है बैरिस्टर आबिद साहब, उन्होंने भी कहा है वो भी मदद करेंगे, वो जितनी मैक्सिमम कर सकते हैं अपने आप को स्ट्रेच करके वो करेंगे। कोई NGO है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबको अपील करते हैं, प्लीज़ गिव अस अ कॉल, यहाँ पे बात करते हैं और हम यहाँ पे कोशिश करके सिर्फ बात ही नहीं, एक छोटी नन्ही सी जान की अगर ज़िंदगी बचा सकें, इसकी ज़िंदगी में इसको ये सुन सके, इससे बढ़ के क्या हो सकता है ये सोचें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, आप कहीं ना जाएगा, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हम बैतुल माल के हवाले से बात करें, कोशिश हमेशा यही होती है कि लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए, मदद की जाए, वो की जाए। मेहनत तो बहुत हो रही है यहाँ पे, मैं ये बताना चाहूँगी। आबिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं और ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई मस्ट से। बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा काम बाकी है। कोशिश है हम सब की कि आप लोगों का साथ दें, और मीडिया का, हमारे चैनल का, और सायरा कबीर पर्सनली भी आपको बता रही हैं कि अगर कोई काम हमारे हाथ में हो, हमारे लिए हो, तो ज़रूर बताइएगा। जी श्योर। यहाँ पे हमारे पास वालदा मोहतरमा मौजूद हैं ज़ैनब की, नादिया, उनसे हम बात करते हैं। नादिया, कुछ कहना चाहती हैं आप लोगों को, आबिद साहब को? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची का इलाज हो जाए, वो ठीक हो जाए, और क्या खुशी की बात। आप सबसे यही गुजारिश कि हमारी मदद करें। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। ये इतनी प्यारी सी छोटी सी गुड़िया है ये, और ये फुल वैसे शरारतें करती हैं जी बिल्कुल करती हैं। कम्युनिकेट कैसे कर पाती हैं, बात कैसे कर पाती हैं? इशारों में, इशारे से करती हैं, इशारों से आवाज़ निकालती हैं मुंह से? हाँ, निकालती। आवाज़ निकालती हैं। अच्छा, यहाँ पे आप साहब एक बात बताइए, दुनिया भर में और भी बहुत सारे इस तरह इदारे होते हैं जहाँ पे एक तो सबसे पहले तो पीडियाट्रिशियंस होते हैं इस तरह के, जो फ़ौरन बच्चों को बता देते हैं चेकअप। आई एम श्योर वैक्सीनेशंस लगवाते हैं आप लोग इमरान जी? वैक्सीन इंजेक्शन लगवाते हैं बच्चों को? हाँ वो तो लगवाते हैं। हाँ वो तो लगवाए। तो उस वक्त किसी डॉक्टर ने आपको बताया नहीं इसके साथ क्या मसला है? नहीं। एक्चुअली लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से और लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से भी समटाइम्स ये हो जाता है कि इम्प्रॉपर जो मेडिकेशन हो उसकी वजह से भी पता नहीं चल पाता। और नॉर्मली चूँकि फर्स्ट 2 इयर्स में ना बच्चा बोलता है और कम बोलते हैं, और तो इतना वो नहीं होता कि शायद ये रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। शी इज़ 5, लेकिन वो उनको देखे ना, एक डॉक्टर के पीछे लगे रहे 4 साल, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकी। अब नाउ आफ्टर 5 इयर्स दे हैव कंक्लूडेड कि जी इसको कॉक्लियर इम्प्लांटेशन की ज़रूरत है। तो ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस है समटाइम्स ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब जैसे शुरू में उन्होंने कहा कि ये 2 साल तक अम्मी अब्बा कहती थी, तो क्या पता अगर उस टाइम प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाती तो आज ये नौबत ना आती। हो सकता है एक नॉर्मल एयर इन्फेक्शन से स्टार्ट हुआ हो बिल्कुल। वो जो लैक ऑफ अवेयरनेस और शऊर ना होने की वजह से, और
वसाइल भी ना होने की वजह से समटाइम्स इस तरह के मसाइल का सामना करना साहब पड़ता मुझे है। बहुत सैड लगती है वो बात कि अगर कोई डॉक्टर के पास आप लेकर जाते हैं, अगर ये फॉर एग्जांपल हिफाजती टीके ही लगवाने गए हैं, तो क्यों नहीं डॉक्टर्स ने इनको डायग्नोज कर पाए, या इनके माइलस्टोन्स अगर ये नहीं अचीव कर रही हैं कि इतने उम्र में ये बच्चा इतनी बातें करना चाहिए, उसको इतने जुमले अदा करने चाहिए बच्चे को, और वो नहीं कर रहे, तो उनको वो सिग्नल्स तो रेड अलर्ट होना चाहिए था ना। द डॉक्टर्स आर अंडर एन ऑब्लिगेशन कि अगर खुदा न खास्ता वो कोई चीज़ फोर्सी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस बच्ची में ये प्रॉब्लम हो सकती है या इस बच्चे में ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें इसको अभी से आगाह कर देना चाहिए पेरेंट्स को बिल्कुल इन टाइम, ताकि वो अपनी जो ट्रीटमेंट है वो अकॉर्डिंग टू दी जो टाइम है, टाइम फ्रेमवर्क में करा लें। अगर जैसे हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि अगर 2 साल में इसकी ट्रीटमेंट हो जाती तो आज शायद ये नौबत ना आती और ये बच्ची प्रॉपरली सुन रही होती और हमारे और आपकी तरह नॉर्मल बातें कर रही होती। इमरान, आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, आप जब इनको डॉक्टर के पास लेकर जाते थे, ऑफ कोर्स 5 साल की उम्र तक कई दफ़ा गए होंगे डॉक्टर, बच्चे की नरम गरम तबीयत होती रहती है, तो कितनी आप क्या फ़ीस देते थे डॉक्टर को? हमारे यहाँ तो वहाँ पे मुख्तलिफ है, कोई किसकी 100 फीस होती है, किसी की 200, ज़्यादा से ज़्यादा 300 फीस है। ठीक है, तो कभी हमारे आपको शिकारपुर में, तो आपको शिकारपुर में किसी डॉक्टर ने ये बोला नहीं कि माशाल्लाह बच्ची 2 साल की होगी, 3 साल की होगी, आप उसको इतने जुमले बोलने चाहिए, क्यों नहीं बोल रही है? नहीं, किसी ने भी नहीं कहा। जो मैंने सखर दिखाया था ना, उसी डॉक्टर को मैंने बोला था भाई 1.5 महीना हो गया है, आप अपना टेस्ट करवाए, नहीं कोई फ़ायदा हो रहा है, कम से कम आप टेस्ट तो करें। मैंने पैसे भी जमा करवाए थे, 1500 रुपये उस टाइम उसने टेस्ट के लिए थे, आज से तकरीबन 2.5 साल या 2 साल पहले। तो फिर मैंने उसको बोला भाई मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे आने जाने का मसला है, मेरी दुकान है पीछे, मैं इतना अफोर्डेबल नहीं कर सक रहा, आने जाने का है, आपकी फ़ीस है। जब मैंने कहा आप टेस्ट तो करें, कम से कम पता तो चले ना हमें आखिर है क्या। वो बस ऐसे चलो ठीक है आप अगले हफ्ते आ जाना, फिर अगले हफ्ते गए, फिर बोल रहे नहीं आप 1 हफ्ता आप ट्रीटमेंट चलाओ। एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी हाँ। कितनी दफ़ा बाबाओं के पास जाके फुकवाया है इसको? बाबाओं के पास कभी भी नहीं गया। कि बात नहीं कर रही तो दम करवा मेरा दो। नाना जब तक जिंदा था, वो मेरा नाना जो आलिम था, उससे 1-2 मरतबा, अभी तो उसको तकरीबन 3-4 साल हो गए, वो फोत हो गए। जब 1 साल की थी तो नाना से दुआ वगैरह भी लिखवाई थी इसके लिए। अच्छा, मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं कि आपने कब, आप ये पूरे इतना कुछ हो जाने के बाद अब आपने क्या सीखा है? आप लोगों को कुछ बताएंगे जिन लोग इतना देर लगा लेते हैं कि बच्ची का एक मसला शुरू हुआ इतने अरसे से और अब 5 साल की हो गई, वो मसला अभी तक हल नहीं किया। दरअसल वो सही है मेन साहब, पर सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ मसला है ना, ख़ास करके छोटे शहर में, जो अक्सर है ना, क्योंकि हमें तो इतनी मालूमात है नहीं, ठीक है, हम जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी वो जो केस उलझा रहे हैं वो जा रहे हैं डॉक्टर, हमें उनको गाइड करना चाहिए ना हमें कि हमें क्या करना चाहिए। अभी जैसे हमने आपको कहा, जैसे मैं डॉक्टर के पास सखर गया था, अभी चलो ठीक है आप सबसे पहले टेस्ट करें, डॉक्टर का तो काम यही ना, पहले टेस्ट करें ताकि बच्ची का पता तो चले आखिर है क्या। लेकिन इमरान 4 साल तक आप एक ही डॉक्टर के पीछे पड़ते रहे? नहीं, उसके जो डॉक्टर नदीर शेख था, मैं 6 महीने उसका इलाज करवाया। फिर शिकारपुर में हमारा डॉक्टर है, डॉक्टर आफ्ताब, उसको भी दिखाया था जब ये तकरीबन 8-9 महीने की थी, तो इसको क्योंकि कानों में भी तकलीफ रहती थी। हाँ, ये मुझे लग रहा है एयर इन्फेक्शन से आगे बढ़ा है। और इसको कानों में भी तकलीफ रहती है। टाइम इनकी मेडिकेशन हो जाती है या प्रॉपर डायग्नोज हो जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, तो ये आज जिस जगह खड़े हैं ये नौबत ना आती। आबिद साहब, अगर ये पूछूं चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए बैतुल माल से आप क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा जी कि हमारा जो प्रोग्राम है, जो मेडिकल असिस्टेंस का है, उसी में हम चाइल्ड के लिए भी, बच्चों के लिए भी कर रहे हैं। और स्पेशली हम एक चीज़ देखते हैं कि कल आने से पहले मैं कल अपने पेपर साइन कर रहा था, सेंशंस दे रहा था, तो 7 साल का एक बच्चा था जिसको कैंसर था। तो हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। थैलेसीमिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इस बात पर भी मुझे फ़ख्र है कि पाकिस्तान बैतुल माल ने अपनी तारीख़ में सबसे ज़्यादा जो थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं 1500 पिछले साल उनको कैटर किया। जब हमने उसका ट्रेंड देखा कि बहुत सारे और उनकी मिजरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने अपना एक थैलेसीमिया सेंटर पाकिस्तान बैतुल माल ने बनाया, जिसको फ़र्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान ने, मिसेस प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था मई में, माशाल्लाह। और वो बनाया किस तरह था, मैं आपको एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अपने ऑफिस में डेली लोगों को मिलता हूँ, जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, उनसे डेली मिलता हूँ। तो एक बच्चा बज़ाहिर उसकी उम्र लग रही थी 8 से 9 साल, लेकिन इनफैक्ट उसकी एज थी 16 साल, क्योंकि इनकी ग्रोथ, थैलेसीमिक किड्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ में थोड़ा सा कम होती है। तो मैंने जब उसको साइन कर रहा था, तो मैंने उसकी एप्लीकेशन साइन की, तो मैंने कहा बच्चे आप बताओ आपके लिए और क्या करें।
तो ही सेड अंकल आप दुआ करें मैं मर जाऊँ। तो ऑल ऑफ सडन मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो? कहता है अंकल आप सोच नहीं सकते कि मर तो मैंने जाना है, आज नहीं तो कल, तो आप दुआ करें मैं आज ही मर जाऊँ। कि जिस तरीके से मेरे वालिद को लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं ब्लड के लिए, तो दैट वाज द मोमेंट आई डिसाइडेड। सर वेरी क्विकली कोई शॉर्ट मैसेज देना चाहते हैं? वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया मेरे पास। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि वक्त आ गया है हम इंडिविजुअल सोच से निकलें और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें, जिसमें मीडिया भी शामिल है, जिसमें आप तमाम लोग भी शामिल हैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जिसमें सरकारी इदारे भी शामिल हैं, कि जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे पाकिस्तान को मुश्किलात से नहीं निकाल सकते। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, बहुत शुक्रिया आप लोग आए यहाँ पे। एक दफ़ा वेरी क्विकली मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप बैतुल माल से हम यहाँ ज़ैनब सुमरों की पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। और हमारी यहाँ अपील है कि अगर कोई NGO है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडिविजुअल है, कोई एनीवन जो मदद करना चाहता है इस हवाले से, प्लीज़ गिव अस अ कॉल। यहाँ पे एक छोटी सी नन्ही सी 5 साल की बच्ची है, इसकी ज़िंदगी इस पे दारोमदार पूरा का पूरा इस चीज़ पे कि वो कान से सुन सके ताकि वो पढ़ सके और ज़िंदगी अपनी एक नॉर्मल इंसान की तरह गुजार सके। तो जी हाँ, इसी नोट के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम मदद करें और अपने अपने हिस्से की जो जिम्मेदारियाँ वो पूरी कर सकें। वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका। हम लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।